प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स की। और 12th क्लास मैथमेटिक्स की ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन में हम पहले रिलेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे एक मेरी छोटी सी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि जब भी आप इस टॉपिक को देखोगे, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे कभी भी फ्यूचर में, सो इस +2 के रिलेशन को पढ़ने से पहले आपको +1 11th क्लास मैथमेटिक्स का जो रिलेशन होगा उसके कंसेप्ट आपको अच्छे से आते हों, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 12th क्लास का रिलेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। सो रिलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप 11th मैथमेटिक्स में भी अच्छी तरह समझ चुके हो। तो अब हम उस 11th वाले बेसिक पे तो नहीं जाएंगे, हम वहाँ से रिलेशन का बेस स्टार्ट करेंगे जिस रिलेशन को हमने 12th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं रिलेशन की आपको कैटेगरी बताऊँगा। मैं बताऊँगा आपको रिलेशन की कैटेगरी, रिलेशन के कितने कितने टाइप्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने टाइप्स हो सकते हैं रिलेशन के, और फिर उन टाइप्स के अकॉर्डिंग जितने हमारे क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर हम उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक सेट ए, एक सेट मैंने यहाँ पे लिया ए, एक सेट मैंने यहाँ पे लिया ए, और इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। आप सभी ये जानते हो कि किसी भी रिलेशन को मैं सेट के ऊपर डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और जब भी मैं रिलेशन को सेट के ऊपर डिफाइन करता हूँ तो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं सेट ए मेरे पास है 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे मैं एक और सेट लिख देता हूँ, या फिर मान लीजिए मैंने इसी सेट को दोबारा लिखा। ठीक है, इसी सेट को मैंने दोबारा लिखा, इसी सेट को मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, और मैं यहाँ पे किसको निकालूंगा? मैं यहाँ पे निकालूंगा ए क्रॉस ए को। सो जब आप ए क्रॉस ए को निकालोगे इसमें एलिमेंट किस तरह के होंगे? इसमें होंगे 1, 1, फिर आएगा 1, 2, फिर आएगा 1, 3, फिर आएगा 1, 4, फिर आएगा 2, 1, फिर आएगा 2, 2, फिर आएगा 2, 3, फिर आएगा 2, 4, फिर आएगा 3, 1, फिर आएगा 3, 2, फिर आएगा 3, 3, फिर आएगा 3, 4, फिर आएगा 4, 1, फिर आएगा 4, 2, फिर आएगा 4, 3, और फिर आपके पास आएगा 4, 4। और उसके बाद अगर मैं किसी रिलेशन को सेट ए के ऊपर डिफाइन करूँगा, अगर मैं किसी रिलेशन को सेट ए के ऊपर डिफाइन करूँगा तो उस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर मुझे मिलेंगे वो मुझे मिलेंगे ए क्रॉस ए से। ये आप सभी जानते हो अच्छी तरह, आप ये पढ़ चुके हो 11th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर की जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आते हैं वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आते हैं। ठीक है, तो मैं सेट ए के ऊपर एक रिलेशन को डिफाइन करने वाला हूँ। रिलेशन किस तरीके से डिफाइन होता है ये आप सभी 11th क्लास में समझ चुके हो। सो मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बस मैं वही बेस आपको बताऊँगा जो हमारा 12th के लिए यूज़फुल रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक मेरे पास सेट ए है 1, 2, 3, 4, मैंने इस सेट के ऊपर एक रिलेशन को डिफाइन किया। इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर ए, बी आएगा, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर पेयर तभी आएगा जब ए माइनस बी का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, सो इस रिलेशन को मैंने सेट ए के ऊपर डिफाइन किया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब ए क्रॉस ए के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो रिलेशन के अंदर आएंगे, क्या ए क्रॉस ए का कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ए क्रॉस ए से उठाया 1, 2, तो 1, 2 उठाया, तो मैं जब ए की जगह डालूंगा 1 और बी की जगह डालूंगा 2, तो 1 - 2 कितना बनेगा? -1। तो -1 तो 10 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर आप ए क्रॉस ए के और भी कोई ऑर्डर पेयर उठा के देखो तो कोई भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ए क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये होगा कि इस रिलेशन के अंदर आपका कोई भी ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा और ये रिलेशन आपका रह जाएगा खाली। ठीक है, ये रिलेशन आपका क्या रह जाएगा? ये रिलेशन रह जाएगा खाली। इस रिलेशन के अंदर ए क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर इस रिलेशन के अंदर कोई भी ए क्रॉस ए का ऑर्डर पेयर नहीं है तो रिलेशन आपका कैसा बनेगा? एम्प्टी। रिलेशन आपका कैसा बनेगा? एम्प्टी। रिलेशन आपका कैसा बनेगा? एम्प्टी। और यहीं पे हमारा सबसे पहला टाइप निकल के आता है रिलेशन का, वो क्या आता है? वो आता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द रिलेशन दैट इज एम्प्टी रिलेशन। सो मैं आपको एम्प्टी रिलेशन के बारे में मैथमेटिकली समझा चुका हूँ कि एम्प्टी रिलेशन कब होता है? जिस रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होता उस रिलेशन को मैं कहता हूँ एम्प्टी रिलेशन। अगर मैं इसको थ्योरी में लिखने की कोशिश करूँ तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा ए रिलेशन आर
in set A, a relation R in set A is called, a relation R in set A is called empty relation, is called empty relation if no element of A is related to एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर आपको राइटिंग में मेरी कोई दिक्कत है तो मैं फिर भी एक एक वर्ड आपको बोल के बताऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, ए रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर होगा किसी सेट ए के ऊपर, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, उसको मैं एम्प्टी रिलेशन कहूँगा अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से कोई संबंध ना रखता हो। ठीक है, मतलब कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, तो बात वही होगी मैथमेटिकली कि रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा और उस तरह के रिलेशन को मैं बोलूँगा एम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ पे मेरा जो पहला कैटेगरी है रिलेशन का वो क्लियर हो जाता है कि मैं एम्प्टी रिलेशन किसको कहूँगा, जिस रिलेशन के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा उसको मैं कहता हूँ एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, सेकंड हमारे पास कैटेगरी आती है रिलेशन के टाइप की, उसको मैं कहूँगा यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली, और यूनिवर्सल का मतलब होता है सब कुछ। तो सेकंड जो मेरे पास कैटेगरी बनेगी, सेकंड जो मेरे पास, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया रिलेशन डिफाइन करने वाला हूँ। इसी रिलेशन में मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। ये तो रिलेशन कैसा था, एम्प्टी रिलेशन, अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा इसके डिफरेंस का मोड बड़ा होगा 0 से, इसके डिफरेंस का मोड बड़ा होगा 0 से, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इसी रिलेशन को मैंने सेट ए के ऊपर ही डिफाइन किया। सो इस रिलेशन के अंदर कोई भी अगर ऑर्डर पेयर आएगा तो वो हमेशा ए क्रॉस ए से ही आएगा। अब आप ध्यान से सोचने की कोशिश करो, ए क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर पेयर क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? इस बार क्या होगा, ए क्रॉस ए के जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ए क्रॉस ए का उठाया 1,2, ए की जगह डाला 1, बी की जगह डाला 2, तो 1 - 2 का मोड कितना बनेगा, -1, -1 का मोड कितना बनेगा 1, तो 1 0 से बड़ा होगा, तो 1,2 जो ऑर्डर पेयर होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए क्रॉस ए के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ इस बार जो रिलेशन होगा उस रिलेशन के अंदर ए क्रॉस ए के सारे ही ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। ठीक है, एम्प्टी में क्या था कि एम्प्टी में रिलेशन के अंदर ए क्रॉस ए का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं था, लेकिन यहाँ पर रिलेशन के अंदर ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे और इसी रिलेशन को मैं कहूँगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर आ जाते हैं। इसको मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे बताऊँगा यूनिवर्सल रिलेशन को, कुछ इस तरीके से होगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कहूँगा ए रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल। रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if every element of A is related to every element of A। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि यूनिवर्सल रिलेशन, आप उसी रिलेशन को कहोगे ए रिलेशन इन सेट ए। कोई भी रिलेशन अगर सेट ए के अंदर है तो मैं उसको यूनिवर्सल रिलेशन तभी बोलूँगा अगर ए का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन रखता हो, मतलब कि रिलेशन के अंदर आपको सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, उस रिलेशन को मैं कहता हूँ यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने दो रिलेशन पढ़े, एक तो हमने पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन, एक हमने पढ़ा यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी आती है रिलेशन की वो हमारे पास आती है आइडेंटिटी रिलेशन के नाम से। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी आएगी रिलेशन की वो हमारे पास आएगी आइडेंटिटी रिलेशन। सो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, थर्ड जो कैटेगरी मेरे पास आएगी वो आएगी
आइडेंटिटी रिलेशन के नाम से। सो ए रिलेशन, यहाँ पे मैं बताऊंगा, ए रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो यहाँ पे मैंने लिखा ए रिलेशन in set A is called identity relation if every element of A is related to itself। ठीक है, तो ये मेरे पास छोटी सी कंडीशन हो जाती है किसकी, आइडेंटिटी रिलेशन की। तो आइडेंटिटी रिलेशन की पहचान क्या होगी, पहले मैंने यहाँ पे ये पढ़ो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब कि ये हो गया कि कोई भी रिलेशन जो है, आइडेंटिटी रिलेशन कब बनेगा, वो तभी बनेगा जब उस सेट का, या जो वो रिलेशन की जिस सेट के ऊपर भी डिफाइन होगा, उस सेट का हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने साथ ही संबंध बनाता हूँ। ठीक है, अपने साथ ही क्या करता हो, रिलेशन को डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। तो अगर मैं इस सेट के ऊपर कोई भी रिलेशन डिफाइन करूँगा तो उस रिलेशन के अंदर कुछ इस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे, जैसे आएगा 1, 1, फिर आपको मिलेगा 2, 2, फिर आपको मिलेगा 3, 3। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेक करो, इसका पहला एलिमेंट कौन है, 1 के साथ रिलेशन बनाएगा। तो अगर 1, 1 रिलेशन के अंदर जाना चाहिए, फिर तो अगर 1 के साथ रिलेशन बनाएगा। इसी तरह 2 अपने साथ रिलेशन बनाएगा, तो 2, 2 कहाँ पे जाएगा, रिलेशन में जाएगा। इसी तरह 3 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 3 के साथ, तो 3, 3 कहाँ पे जाएगा, रिलेशन के अंदर जाएगा। तो अगर कुछ इस तरह की कंडीशन आपको रिलेशन के अंदर मिलती है, जिस रिलेशन के अंदर हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने साथ ही संबंध बनाता हो, किसी और एलिमेंट के साथ नहीं, मतलब कि 1, 2 के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, 1 सिर्फ 1 के साथ ही बनाएगा, 2 सिर्फ 2 के साथ ही बनाएगा, 3 सिर्फ 3 के साथ ही बनाएगा, तो इस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसका मतलब ये हुआ। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास आती है रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशन आएगा, फोर्थ कैटेगरी, उसको मैं कहता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो वो भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है किससे, आइडेंटिटी रिलेशन से। सो जो फोर्थ हमारे पास कैटेगरी रहेगी, वो मेरे पास रहेगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको बताने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कोई भी रिलेशन, ए रिलेशन आर इन सेट ए, ए रिलेशन आर इन सेट ए is called reflexive if for A belongs to A, this implies that A, कहाँ पे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए रिलेशन के अंदर। A, कहाँ पे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव कब होगा, वो तभी होगा जब उस सेट का कोई भी एलिमेंट हो, वो सिर्फ अपने साथ ही संबंध बनाए। मतलब कि अगर मैंने किसी सेट ए का एलिमेंट लिया ए, तो A, A रिलेशन में जाना चाहिए। अगर आपने B लिया तो B, B रिलेशन में जाना चाहिए, C, C रिलेशन में जाना चाहिए, D, D रिलेशन में जाना चाहिए। कुछ इस तरह से कंडीशन होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे कहोगे कि आपने आइडेंटिटी रिलेशन में भी तो ये बोला है, आइडेंटिटी रिलेशन में भी कोई भी एलिमेंट अपने साथ रिलेशन बनाएगा, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। और वही चीज़ आप रिफ्लेक्सिव में रिपीट कर रहे हो, तो फिर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि आइडेंटिटी के अंदर कंडीशन ये होती है कि जो कोई भी एलिमेंट होगा वो सिर्फ अपने साथ ही संबंध बनाएगा, दूसरे एलिमेंट के साथ संबंध नहीं बना सकता। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के अंदर जो एलिमेंट होगा सेट का,
वो अपने साथ तो रिलेशन बनाएगा, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेशन बना सकता है, तो उस रिलेशन को मैं कहूँगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहोगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते। सो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, आइडेंटिटी के अंदर एलिमेंट सिर्फ अपने साथ रिलेशन बनाएगा, दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। लेकिन रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होगा, एलिमेंट जो है अपने साथ तो रिलेशन बनाएगा, वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेशन बना सकता है। उस रिलेशन को मैं कहूँगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इससे अगला जो रिलेशन मेरे पास आएगा वो मेरे पास आता है सिमेट्रिक। वो मेरे पास आएगा सिमेट्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसका हम एक्सरसाइज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे रिलेशन, या आप सीधा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करो। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है और उस सेट के ऊपर मैंने कोई रिलेशन डिफाइन किया और एक रिलेशन से मैंने ऑर्डर्ड पेयर निकाला ए कॉमा बी का। सो ये सिमेट्रिक अगर होगा, अगर ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक तभी होगा अगर बी कॉमा ए कहाँ पे जाए, रिलेशन में जाए। मतलब कि जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से ले रहे हो उसका उल्टा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी रिलेशन में जाना चाहिए, तो उस रिलेशन को मैं कहूँगा सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब कि ये हो गया ए कॉमा बी अगर आर में होगा तो उसका उल्टा बी कॉमा ए आर में होना चाहिए। या फिर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा लिखा होता सिमेट्रिक के लिए, आप कहते कि भाई 1,2 रिलेशन में है, 1,2 रिलेशन में है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तभी बनेगा जब इसका जो उल्टा बनेगा 2,1 वो भी किस में जाना चाहिए, रिलेशन में जाना चाहिए। वो तो हम डीप बिल्कुल क्वेश्चन में समझेंगे जाके, बस आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को क्लियर रखो कि अगर आपने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से उठाया है तो उसका जो अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर होगा वो भी रिलेशन में होना चाहिए, तो उसी रिलेशन को मैं बोलूँगा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट मेरे पास रिलेशन आता है ट्रांजिटिव। जो मेरे पास छठा रिलेशन बनेगा वो मेरे पास बनेगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये जो रिलेशन रहेगा ये मेरे पास रहेगा लास्ट रिलेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मेरे पास रहेगा ट्रांजिटिव, ये मेरे पास रहेगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, सो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है और इसके लिए किस कंडीशन को मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से आप इसको देखिए। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई भी जो रिलेशन है वो मेरे पास ट्रांजिटिव कब बनेगा, अगर मैंने रिलेशन से किसी ऑर्डर पेयर को उठाया ए कॉमा बी, मतलब कि ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो रिलेशन ट्रांजिटिव तभी बनेगा जब ए कॉमा सी जाना चाहिए रिलेशन में। ए कॉमा सी कहाँ पे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए रिलेशन में, तो मैं उस रिलेशन को बोलूँगा सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई आपने बोला कि 1,2 रिलेशन में है, फिर आपने बोला 2,3 रिलेशन में है, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो 1,3 होगा वो भी कहाँ पे जाना चाहिए, वो भी जाना चाहिए रिलेशन में। मतलब कि ये हो गया कि आपने जो पहला ऑर्डर पेयर उठाया रिलेशन में उसका जो पहला एलिमेंट बना, अब 1,2 का पहला एलिमेंट कौन है 1, 2,3 का लास्ट वाला एलिमेंट कौन है 3, तो 1,3 किस में जाना चाहिए रिलेशन में, इस तरीके से। मतलब ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी अगर रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। और अगर आप इस एग्जांपल से देखें 1,2 रिलेशन में है, 2,3 रिलेशन में है, तो फिर 1,3 का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी किस में जाना चाहिए, रिलेशन में जाना चाहिए, तो मैं उस रिलेशन को बोल दूंगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 कैटेगरी पढ़ी रिलेशन की। सो ये 6 की 6 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट चीज़ रह जाती है इसमें, वो रहती है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, लास्ट जो रहेगा वो रहेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन, और आपके पास जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बेस्ड ही होता है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, जो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, और जो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है,
तो एक ऐसा रिलेशन जो इकट्ठी 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब एक ऐसा रिलेशन आपने किसी भी सेट के ऊपर डिफाइन कर दिया जो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जिस रिलेशन ने इन तीनों रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, वो जो रिलेशन बनेगा वो मेरे पास बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं उस रिलेशन को कहूँगा इक्विवेलेंस रिलेशन। सो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो अब मैं सीधा सीधा मूव करने वाला हूँ क्वेश्चन के ऊपर। जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन हमारे पास रहेगा और बहुत ही सिंपल है। उसमें हमें एक सेट मिला हुआ है और उस सेट के ऊपर मैंने एक रिलेशन को डिफाइन कर रखा है। मेरे पास जो सेट रहेगा, मेरे पास सेट है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो सेट ए मेरे पास है 1, 2, 3 और इसके ऊपर मैंने किस रिलेशन को डिफाइन किया। अब आप ये 11th में पढ़ चुके हो कि जब भी आप किसी रिलेशन को डिफाइन करते हो सेट के ऊपर, तो रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होगा कि आप पूरे रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखोगे, एक होता है कि रिलेशन को आप थोड़ा सा सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखो, मतलब थ्योरी में लिखो, उसका हर एक ऑर्डर्ड पेयर लिख के ना दिखाओ। लेकिन यहाँ पे जो हमें रिलेशन मिला है उसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें दे रखे हैं। सो रिलेशन जो मेरे पास है वो है 1, 1, फिर मेरे पास है 2, 2, फिर मेरे पास है 3, 3, फिर मेरे पास है 1, 2 और फिर मेरे पास है 2, 3। तो एक रिलेशन मुझे यहाँ पे मिला है, कौन सा, आपके सामने है। और इस रिलेशन को मुझे चेक करना है कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है और सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करने वाला हूँ। सो आपने रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा? रिफ्लेक्सिव में आपने ये पढ़ा कि सेट ए का या किसी भी सेट का जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन हुआ है, उस सेट का हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेशन रखता हो, लेकिन अगर वो किसी दूसरे के साथ रिलेशन रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 3, तो तीनों एलिमेंट अपने साथ रिलेशन जरूर रखते हो। अब जैसे मान लीजिए पहला एलिमेंट है 1, तो क्या 1, 1 के साथ रिलेशन रखेगा? बिल्कुल, क्योंकि 1, 1 रिलेशन के अंदर है तो 1, 1 के साथ रिलेशन रखता है। इसी तरह 2, 2 भी रिलेशन में है, 3, 3 भी रिलेशन में है। तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि जो रिलेशन है वो मेरे पास क्या है, वो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। आप यहाँ पे लिखोगे आर का मतलब रिलेशन कौन सा रिलेशन? जो भी आपने डिफाइन कर रखा है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज 1, 1 भी आर में है, ठीक है, बिकॉज 1, 1 भी आर में है, 2, 2 भी आर में है और आपके पास 3, 3 भी आर में है। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव मेरा बनेगा। सेकंड में चेक करता हूँ, सेकंड में चेक करूँगा सिमेट्रिक के लिए। सो सिमेट्रिक में आपने क्या पढ़ा? सिमेट्रिक में आपने ये पढ़ा है कि अगर मैं रिलेशन से कोई भी ऑर्डर पेयर उठाता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया लेट 1, 2, आपने कहाँ से लिया? 1, 2 रिलेशन से लिया। सो जब भी आप सिमेट्रिक में कोई भी रिलेशन, कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओगे तो आपने ये नहीं बोलना कि आपने 1, 1 उठा लिया, आपने 2, 2 उठा लिया, आपने 3, 3 उठा लिया। नहीं, आपने जब आपने सिमेट्रिक के अंदर कोई भी रिलेशन उठाना है तो उसमें सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर मत उठाओ। जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3 मत उठाओ। यहाँ पे मैंने उठाया 1, 2। 1, 2 किस में है? रिलेशन में है। रिलेशन से आपने ऑर्डर पेयर उठाना है तो 1, 2 रिलेशन में पहले से ही है। अब ये रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक कब बनेगा? जब 2, 1 रिलेशन में होना चाहिए, इसका उल्टा रिलेशन में होना चाहिए। अब 1, 2 का उल्टा कितना बना? 2, 1। तो क्या 2, 1 इसमें है कहीं? 2, 1 नामक का ऑर्डर पेयर इसमें कहीं भी नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस इम्प्लाइज दैट 2, 1 का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है सो जो मेरे पास रिलेशन है इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो जो मेरा रिलेशन बनेगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है, ये सिमेट्रिक नहीं है। और थर्ड कंडीशन रहती है ट्रांजिटिव वाली। सो अब मुझे इसको चेक करना है कि जो मेरा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक ये नहीं हुआ। अब मैं चेक करूंगा इसको ट्रांजिटिव की बारी। सो ट्रांजिटिव की आपने क्या कंडीशन पढ़ी है? ट्रांजिटिव की कंडीशन आपने ये पढ़ी है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर आप पहले ही उठाओगे, कहाँ से? रिलेशन से। 2 ऑर्डर्ड पेयर आप रिलेशन से उठाओगे तो मैं कौन कौन से उठाने वाला हूँ? मैंने एक तो उठाया 1, 2। 1, 2 पहले रिलेशन में है एंड 2, 3 भी रिलेशन में होगा। दिस इम्प्लाइज दैट
अब 1,2 अगर रिलेशन में है और 2,3 रिलेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1,3 का, वो रिलेशन में जाना चाहिए, लेकिन 1,3 यहाँ पे कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है। सो जो मेरा आपके पास रिलेशन बनेगा R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए आप कहते हो A, B रिलेशन में है, B, C रिलेशन में है, तो A, C रिलेशन में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे नहीं हुआ ना। 1,2 रिलेशन में पहले से था, 2,3 भी रिलेशन में पहले से था, तो 1,3 रिलेशन में जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया। सो रिलेशन मेरा कैसा बनेगा, वो ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज इसलिए होगा कि कई बार क्या होता है कि आप रिलेशन को डिफाइन कर देते हो किसी फाइनाइट सेट के ऊपर, और कई बार रिलेशन डिफाइन होता है इनफाइनाइट सेट के ऊपर। तो अगर कोई रिलेशन इनफाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन होगा तो फिर वहाँ पे हमें रिलेशन को एक एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो मुझे सेकंड क्वेश्चन मिला है, बड़ा सिंपल और प्यारा क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से करें। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास है, सेकंड क्वेश्चन में जो रिलेशन डिफाइन हुआ है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन हुआ, तो मैं सीधा सीधा रिलेशन लिखूंगा। और इस बार जो रिलेशन लिखा जाएगा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं होगा, वो कुछ आपको थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म की तरह मिलेगा। जैसे आप सेट्स पढ़ा हुआ आपने, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है आप सभी जानते हो। सो यहाँ पर रिलेशन कुछ इस तरीके से है, A, B रिलेशन के अंदर जाएगा इफ अगर A माइनस B का जो डिफरेंस है वो किससे डिवाइड होगा, वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको भी हमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो रिलेशन डिफाइन हुआ है वो किसके ऊपर डिफाइन हुआ है, वो डिफाइन हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। किसके ऊपर डिफाइन हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, मतलब कि कैपिटल Z के ऊपर। सो इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो Z क्रॉस Z से आएंगे। इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर कहाँ से आएंगे, Z क्रॉस Z से आएंगे। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको चेक करना हो कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव बनता है कि नहीं बनता है, तो मैं इसको किस तरीके से चेक करूँगा। तो मुझे यहाँ पे, अब मैं देखो ऑर्डर पेयर तो मैं नहीं देख पाऊँगा किस तरह के होंगे, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z। अब आप ध्यान से ये देख के बताओ कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में कब जाएगा, जब उनका डिफरेंस किससे डिवाइड होगा, 0 से। सो अगर A Z में होगा और मुझे इस रिलेशन को दिखाना है रिफ्लेक्सिव, तो मतलब कि मुझे A को कहाँ पे भेजना पड़ेगा, रिलेशन में भेजना पड़ेगा। और A रिलेशन में तभी जाएगा जब A माइनस A का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होना चाहिए, उसको कौन डिवाइड करे, कौन 2। तो A माइनस A का जो डिफरेंस है वो कितना बना, 0, और A माइनस A के डिफरेंस को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू 2। सो आप यहाँ पे लिखोगे विच इज़ डिविजिबल बाई 2, सो जो A का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो जाएगा रिलेशन में। अब आप यहाँ पे ये भी देख लेना कि मैं सभी A की बात कर रहा हूँ, मतलब कि मैं सारे के सारे इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। सारे के सारे इंटीजर्स का जो खुद का इंटीजर के खुद के साथ का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इस तरह के होंगे, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, -4, -4, -5, इस तरह के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा रिफ्लेक्सिव। तो इसको चेक करने का थोड़ा सा चेंज हो जाता है तरीका, जहाँ पे आपको रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं दिया होता है, ठीक है। तो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सेकंड मुझे चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। तो आप सभी जानते हो कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैं A, B कहाँ से ले रहा हूँ, रिलेशन से। मान लीजिए मैंने A, B लिया रिलेशन से, तो इसका जो उल्टा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा B, A, वो भी रिलेशन में जाना चाहिए। लेकिन B, A रिलेशन में कब जाएगा, जब B माइनस A का जो डिफरेंस है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से। लेकिन मैं यहाँ पे गिवन कंडीशन का यूज़ करूँगा। A, B अगर रिलेशन में है तो मैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो A माइनस B है वो किससे डिविजिबल होगा, इज़ डिविजिबल बाय 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपका A माइनस B, क्योंकि जब आपका A, B रिलेशन में होगा तो जो A माइनस B है वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। और अगर A माइनस B
अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड होगा तो मैं a माइनस बी को लिख सकता हूँ 2m, जहाँ पे m मेरे पास क्या होगा, m मेरे पास होगा कोई इंटीजर, ठीक है। सो अगर मेरे पास a माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा, सो a माइनस बी कितना होगा 2m, a माइनस बी का जो डिफरेंस होगा 2 इंटू सम इंटीजर की फॉर्म में होगा, जहाँ पे m मेरे पास क्या होगा, इंटीजर होगा। अब इसी कंडीशन को मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। इस कंडीशन को मैंने चेंज कैसे किया, इसको मैं लिखने वाला हूँ a माइनस बी को कुछ इस तरीके से, मतलब मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे मेरे पास है 2m फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z, m मेरे पास इंटीजर है। और इसी को मैं कुछ इस तरीके से चेंज कर लेता हूँ, या आपको इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए। आपको अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो फिर आपके पास ये बचेगा b माइनस ए, आपके पास बचेगा b माइनस ए, और b माइनस ए को मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, जहाँ पे माइनस m भी मेरे पास क्या बनेगा, ये भी मेरे पास बनेगा इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो b माइनस ए का डिफरेंस आपके पास हो गया 2 इंटू सम इंटीजर, 2 इंटू सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इसका मतलब जो b माइनस ए का जो डिफरेंस है वो भी किससे डिविजिबल हो गया, वो भी 2 से डिविजिबल हो गया। और अगर b माइनस ए का जो डिफरेंस है वो 2 से डिविजिबल हो गया, सो b कोमा ए किस में चला गया, ये चला गया रिलेशन में। और जैसे b कोमा ए रिलेशन में गया, सो वो जो रिलेशन होगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा सिमेट्रिक। तो इस तरीके से आपने इसको सिमेट्रिक दिखाना है और आपने इसको क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। थर्ड जो कंडीशन मेरे पास बचती है वो मेरे पास बचेगी ट्रांजिटिव वाली। अब मैंने इसको रिफ्लेक्सिव तो आराम से दिखा दिया, मैंने इसको सिमेट्रिक भी दिखा दिया, अब मुझे इसको दिखाना है ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव को दिखाने के लिए भी हमें कुछ इस तरह का मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए मुझे 2 ऑर्डर्ड पेयर निकालने पड़ेंगे रिलेशन से। तो मैंने यहाँ पे लिखा a कोमा b रिलेशन से होगा, एंड a कोमा b रिलेशन से होगा, एंड b कोमा c रिलेशन से होगा। सो यहाँ पे a कोमा b अगर रिलेशन में है, इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 2m, क्योंकि a कोमा b अगर रिलेशन में है तो a और b का डिफरेंस किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। इसी तरह अगर b कोमा c रिलेशन में है तो b माइनस c का जो डिफरेंस होगा वो भी किससे डिवाइड होगा, वो भी डिवाइड होगा किससे, 2 से, जहाँ पे m और n दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। सो अगर a कोमा b रिलेशन में है, b कोमा c रिलेशन में है, तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए मुझे a कोमा c को रिलेशन में डालना पड़ेगा, तभी रिलेशन कैसा बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा। और a कोमा c रिलेशन में तभी जाएगा जब a माइनस c का डिफरेंस किससे डिवाइड होगा, 2 से। मैं इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने वाला हूँ, मतलब मैं इनको करने वाला हूँ ऐड। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट साइड को ऐड करो, जैसे आपने a माइनस बी में ऐड किया किसको, b माइनस c को, और यहाँ पे आपने राइट में आपने ऐड किया किसको, 2m प्लस 2n को। तो b से भी आपके पास कटेगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, a माइनस c, यहाँ पे आपने 2 कॉमन लिया, जहाँ पे जो m प्लस n है वो क्या होगा, वो होगा इंटीजर। सो a माइनस c का डिफरेंस है वो किससे डिवाइड हो चुका है, 2 से। इसका मतलब ये हुआ जो a कोमा c है वो किस में जाना चाहिए, वो जाना चाहिए रिलेशन में। और जैसे a कोमा c आपका रिलेशन में चला गया तो रिलेशन आपका कैसा बन चुका है, ये बन चुका है आपका ट्रांजिटिव, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव भी उसको दिखाया, हमने इसको सिमेट्रिक भी दिखाया और हमने इसको ट्रांजिटिव भी दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है कुछ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसको करना बड़ा इजी है। सबसे पहले तो एक रिलेशन जो मैं यहाँ पे मेरे पास एक सेट है, L सेट है, और L सेट है उन सभी लाइंस का जो लाइन किसी पर्टिकुलर प्लेन में लाई करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका वाइट बोर्ड है, ये किसी प्लेन का काम कर रहा है, क्योंकि प्लेन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस। तो इस प्लेन के अंदर जितने भी स्ट्रेट लाइंस लाई करती हैं, अगर मैं उन सभी लाइनों को एक सेट के अंदर डाल दूँ और उस सेट को मैंने नाम दिया L का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक सेट ले रखा है L, और उस L सेट के अंदर सभी लाइंस हैं, ठीक है। और उस सेट L के ऊपर मैंने एक रिलेशन R को डिफाइन किया, उस सेट L के ऊपर मैंने एक रिलेशन R को डिफाइन किया। सो उस रिलेशन R के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, L1, L2। L1 का मतलब है पहली लाइन, L2 का मतलब है दूसरी लाइन, L3 का मतलब है तीसरी लाइन। वो सारी लाइनें एक प्लेन के ऊपर लाई करती हैं, और उस प्लेन के अंदर जितनी लाइनें हैं वो सारे के सारे हमने सेट L के अंदर डाल रखी है। सो L1, L2 मतलब कि 2 लाइनें
किसी रिलेशन में जाएंगी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, वो तभी होंगी, कंडीशन क्या है, इफ़ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इफ़ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सो मेरी कंडीशन छोटी सी ये है कि अगर L1 और L2 दो लाइनों का ऑर्डर पेयर रिलेशन में जाएगा, वो तभी जाएगा जब वो दोनों लाइनें एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और इस सेट के ऊपर मैंने इस रिलेशन को मैंने सेट L के ऊपर डिफाइन किया है। सो इसी रिलेशन को मुझे रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, मुझे इसको सिमेट्रिक भी चेक करना है होगा कि नहीं होगा, और मुझे इसको ट्रांजिटिव भी चेक करना है। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने वाला हूँ रिफ्लेक्सिव। मैं सबसे पहले चेक करने वाला हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए। सो आप यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाऊँ, मान लीजिए फॉर एवरी L1 बिलोंग्स टू L, L1 कौन है, लाइन, और L कौन है, सेट। आप ये समझिए कि कोई भी लाइन क्या अपने परपेंडिकुलर कभी हो सकती है, नहीं हो सकती। सो अगर कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन का रिफ्लेक्सिव बनना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी सेट का एलिमेंट है वो अपने साथ ही संबंध रखता हो। अगर मैं L1 मान लो, मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट सेट L का उठा भी लिया, सो L1 अपने साथ संबंध तभी रखेगा जब L1 के ही परपेंडिकुलर होगा। लेकिन L1 मतलब कि कोई लाइन वो अपने परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर एवरी L1 बिलोंग्स टू L, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2। L1 जो है L2 पे परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो L1 का जो रिलेशन बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। L1 जो मेरे पास बनेगा वो रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है। सेकंड में चेक करूँगा सिमेट्रिक के लिए। तो यहाँ पे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव थोड़ा सा हमें इसको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट सिमेट्रिक के लिए हम एक ऑर्डर पेयर ऑलरेडी निकालते हैं, कहाँ से, रिलेशन के अंदर से। सो L1, L2 रिलेशन के अंदर है, L1, L2 कहाँ पे है, रिलेशन के अंदर होगा। अब L1, L2 अगर रिलेशन में है, इसका मतलब ये होगा रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जो L1 है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, वो L2 के परपेंडिकुलर होगा। और अगर मुझे इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, L2, L1 को भेजना पड़ेगा रिलेशन में। अब L2, L1 रिलेशन में तब जाएगा जब L2 L1 पे परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो क्या मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकता, L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो, मान लीजिए ये मेरे पास कोई लाइन है L1 और एक लाइन मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाती है। एक लाइन मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया L2 का, ये कुछ इस तरीके से। सो ये जो लाइन L1 है, अगर ये L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर है। तो मैं चाहे ये लिखूँ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, या फिर मैं ये लिखूँ L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1, बात तो एक ही है। लेकिन जैसे ही L2 L1 पे परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो L2, L1 का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कहाँ चला गया, वो चला गया रिलेशन के अंदर। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक बन चुका है, ठीक है। सो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक ये हो सकता है। अब हम चेक करेंगे इसकी कंडीशन को ट्रांजिटिव के लिए कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन मेरे पास है वो रहेगी ट्रांजिटिव के लिए, ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। सो ट्रांजिटिव के लिए मुझे दो ऑर्डर पेयर निकालने पड़ेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R, L1, L2 बिलोंग्स टू R और L2, L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। मतलब कि एक ऑर्डर पेयर तो चला गया रिलेशन में L1, L2 का, एक चला गया L2, L3 का। अगर L1, L2 रिलेशन में चला गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो L1 है वो किस पे परपेंडिकुलर है, L2 पे। और L2 और L3 का रिलेशन में अगर ऑर्डर पेयर चला गया, इसका मतलब ये हो गया कि L2 जो है वो L3 पे परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मुझे इस रिलेशन को ट्रांजिटिव दिखाना है तो मुझे L1 और L3 का ऑर्डर पेयर कहाँ पे भेजना पड़ेगा, रिलेशन में भेजना पड़ेगा। और वो तभी जाएगा जब L1 जो है वो L3 पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर L1, L2 का ऑर्डर पेयर रिलेशन में जाता है, इसका मतलब ये होगा जो L1 है इज़ परपेंडिकुलर टू L2।
L1 किस पे परपेंडिकुलर है, L2 पे। और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो L2 है वो किस पे परपेंडिकुलर है, वो L3 पे परपेंडिकुलर है। लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा कि जो L1 L3 पे परपेंडिकुलर है? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको एग्जांपल की मदद से समझूँ या मैं डायग्राम की मदद से समझूँ, ये मेरे पास एक लाइन है L1 और ये मेरे पास एक लाइन होगी L2। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग L1 तो L2 पे परपेंडिकुलर है, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है। और दूसरी कंडीशन कहती है कि जो L2 है वो किस पे परपेंडिकुलर है, L3 पे। तो मुझे जो L3 बनाना पड़ेगा वो कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। L2 L3 पे परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि L1 L3 पे परपेंडिकुलर होगा? नहीं, L1 L3 के परपेंडिकुलर ना होगे, वो इसके पैरेलल बनेगा। सो यहाँ पे मैं कहूँगा दिस इम्प्लाइज दैट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। L1 जो है L3 पे परपेंडिकुलर नहीं है। सो जो L1, L3 का जो ऑर्डर पेयर होगा वो रिलेशन में नहीं जाएगा, और अगर ये रिलेशन में नहीं जाएगा, रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, उसमें भी हमने कुछ सेट ले रखा है, इनफाइनाइट सेट। और जितने भी स्टैंडर्ड सेट होते हैं, इंटीजर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर्स का सेट, इरेशनल नंबर्स का सेट, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सेट। सो जो एक क्वेश्चन मेरे पास है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, यहाँ पे रिलेशन जिस सेट के ऊपर डिफाइन हुआ, छोटा सा मुझे सेट दे रखा है, सेट ए मुझे मिला है, उसके अंदर एलिमेंट हो गया मेरे पास 1, 2, 3, 5। इस सेट के ऊपर मुझे रिलेशन को डिफाइन करना है। और जो रिलेशन मेरा डिफाइन हुआ, रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन हुआ कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर गया वो गया A, B की फॉर्म में। लेकिन कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें तभी जाएगा जब कोई ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन को? कि A माइनस B के डिफरेंस का मोड कैसा होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए, तभी रिलेशन मेरा बनेगा। ठीक है, सो इस रिलेशन को अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हमने इस रिलेशन को जिस सेट के ऊपर डिफाइन किया वो सेट बड़ा छोटा है, उसके अंदर 5-6 एलिमेंट है। तो मैं फटाफट चेक करूँगा रिफ्लेक्सिव के लिए आप कैसे चेक करोगे? फर्स्ट पार्ट, आप इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि सेट का हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेशन बनाए। मतलब कि 1,1 रिलेशन में जाना चाहिए, 2,2 जाना चाहिए, 3,3 जाना चाहिए, 4,4 जाना चाहिए, 5,5 जाना चाहिए। सो मैं सिंपल सी यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे किसके लिए बात कर लेता हूँ? 1 के लिए। ठीक है, लेट 1 बिलोंग्स टू A। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या 1 से रिलेशन रखेगा। वो तभी रखेगा जब 1 के डिफरेंस का मोड कैसा होगा, इवन होगा। तो मैंने यहाँ पे निकाला 1 के डिफरेंस का मोड। तो 1 का डिफरेंस कितना होगा? 0 का मोड कितना होगा? 0। और 0 को मैं एक इवन नंबर कंसिडर कर सकता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 1,1 का जो डिफरेंस का मोड बना 0, वो कैसा बनेगा? इवन। अगर मैं 2 पे चेक करूँ, जब मैं 2 - 2 का डिफरेंस चेक करूँगा, वो भी 0 आएगा, वो भी इवन है। 3 - 3 का डिफरेंस भी 0 होगा, 4 - 4 का डिफरेंस भी 0 होगा, और 5 - 5 का डिफरेंस भी 0 होगा। इसका मतलब ये होगा, ये जो रिलेशन है, जो आपका रिलेशन है, यहाँ पे लिख सकते हो, 1,1 रिलेशन में जाएगा, और जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव बनेगा, 100% बनेगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप किसके लिए चेक करोगे? आप चेक करोगे सिमेट्रिक के लिए। अब आप चेक करोगे सिमेट्रिक के लिए। सो सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऑर्डर पेयर मुझे रिलेशन से निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर निकाल लेता हूँ। लो, मैंने निकाल लिया, 1,3 रिलेशन में है। ठीक है, 1,3 रिलेशन में है, चेक भी कर लो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। 1, 3 का डिफरेंस कितना बनेगा? -2 का मोड कितना बनेगा? 2 कैसा नंबर होता है? इवन नंबर। अब अगर मुझे इसको सिमेट्रिक दिखाना है, तो 3,1 भी रिलेशन में जाना चाहिए, और 3,1 रिलेशन में तभी जाएगा जब 3 - 1 का जो डिफरेंस बनेगा, उसका जो मोड बनेगा वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए इवन नंबर। वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए इवन। सो विच इज़ इवन। सो ये मेरे पास जो 2 है वो कैसा नंबर है? इवन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास ये बनेगा 3,1 का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो कैसा होगा?
वो जाना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। सो ये जो रिलेशन है मेरा रिफ्लेक्सिव भी बन चुका है, ये मेरा सिमेट्रिक भी बन चुका है। अब ये थर्ड कंडीशन रहती है ट्रांजिटिव वाली, थर्ड कंडीशन रहती है ट्रांजिटिव वाली। ट्रांजिटिव के लिए भी मुझे दो ऑर्डर्ड पेयर निकालने पड़ेंगे, कहाँ से, रिलेशन से। ट्रांजिटिव के लिए भी मुझे दो ऑर्डर्ड पेयर निकालने पड़ेंगे, कहाँ से, रिलेशन से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट 1,3 बिलोंग्स टू R, लेट 1,3 बिलोंग्स टू R, 3,5 बिलोंग्स टू R। 1,3 रिलेशन में है, 3,5 रिलेशन में है, क्योंकि 1, 3 का डिफरेंस बनेगा, -2 का मोड जो भी होगा वो इवन नंबर आराम से बनेगा। इसी तरह 3 और 5 का डिफरेंस का मोड भी कैसा बनेगा, वो भी बनेगा इवन नंबर। सो इसका मतलब ये हो गया 1,3 रिलेशन में है, 3,5 रिलेशन में होगा। लेकिन मुझे क्या करना है, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए मुझे 1,5 को रिलेशन में भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे 1 और 5 के डिफरेंस का मोड चेक करना पड़ेगा, वो बनेगा -4, और ये मेरे पास बनेगा 4, और यहाँ पे आप लिखोगे विच इज़ इवन, एक इवन नंबर बनेगा। सो जो 1,5 है वो किस में चला गया, वो चला गया रिलेशन में, और रिलेशन आपका बन चुका है ट्रांजिटिव। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक डिस्कस किए हैं, उन क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की, ट्रांजिटिव की, सो उस रिलेशन को मैं इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास रहेगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, एक रिलेशन R है, उसको मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन किया। क्वेश्चन मेरे पास R है, रिलेशन मेरे पास R है, और इस रिलेशन को मैंने डिफाइन किया है सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। इसको मैंने डिफाइन किया सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, और रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा, कुछ ये, ठीक है। इसको मैंने डिफाइन किया रिलेशन को सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे तीनों कंडीशन चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव वाली भी, सिमेट्रिक वाली भी, और ट्रांजिटिव वाली भी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं कंडीशन चेक करूँगा रिफ्लेक्सिव वाली, मैं कंडीशन यहाँ पे चेक करता हूँ रिफ्लेक्सिव वाली। अब ये रिफ्लेक्सिव, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा गलती करोगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप कहोगे कि कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो A, किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का, और आप ये लिख के दिखा दो A बिलोंग करेगा R से, और A जो है A² से। क्योंकि देखो मैं आपको करके दिखा दूँ आप किस तरीके से करोगे। मान लीजिए आप ये कहोगे फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R, आप ये कहोगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कि A किससे छोटा होगा, A² से छोटा होगा, और आप फटाफट लिखोगे, ये लिखोगे कि जो A है, A को I किस में चला गया, रिलेशन में। लेकिन ये सारा हो जाएगा गलत, ऐसे ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा। क्योंकि जब भी आपका सेट इनफाइनाइट सेट होता है तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिया 1/2 मैंने कहाँ से लिया, रियल नंबर से लिया मैंने 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको R में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो आपका रिलेशन है वो भी R के नाम से है, और जो आपका सेट है रियल नंबर्स वो भी किसके नाम से है, R के नाम से। तो जो मैंने 1/2 लिया वो कहाँ से लिया है, वो लिया है मैंने R से। अब 1/2 अगर मैंने कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया रियल नंबर्स का, तो 1/2 रिलेशन में जाना चाहिए, तभी तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा। लेकिन 1/2 रिलेशन में तभी जाएगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि 1/2 क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा होगा, क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 1/2 है और इसका जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 1/4। अगर आप 1/2 को वैल्यू निकालो न्यूमेरिकल, वो बनेगी कितनी बनेगी 0.5, 1/4 कितना बनेगा 0.25। तो क्या 0.25 से छोटा होगा, नहीं होगा, उसके बराबर भी नहीं होगा। सो इसने कंडीशन को फॉल्स कर दिया। अब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी बनता है अगर वो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को अपने सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू करे, ना कि कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट के लिए। सो यहाँ पे जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसके केस में आपने क्वेश्चन को ध्यान से करना है।
मान लीजिए आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जिस क्वेश्चन में रिलेशन डिफाइन हो जाए रैशनल नंबर्स के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा माइंड लेके दिमाग से काम करना पड़ेगा। अगर कोई रिलेशन डिफाइन हो गया इरैशनल नंबर्स के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा दिमाग से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 1/2 मैंने रिलेशन से लिया, तो 1/2 1/2 रिलेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि 1/2 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/2 है और 1/2 है ये रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा, और अगर ये रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा तो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट मैं चेक करूँगा इसको सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, इसको मुझे चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। सो सिमेट्रिक के लिए आप क्या करोगे, सिमेट्रिक के लिए भी आपको कुछ इसी तरीके से आपको कुछ कंडीशन लेट करनी पड़ेंगी। सो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर लेने वाला हूँ। मान लीजिए 1,2 रिलेशन में है, 1,2 कहाँ पे है, 1,2 रिलेशन में है। सो 1,2 अगर रिलेशन में होगा, अगर 1,2 रिलेशन में है तो ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 होगा वो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, और तो 1 किससे छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो 4 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा होगा। 4 तो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता ना। सो अगर 4 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा तो जो 4,1 का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो रिलेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि 4 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ये कह लीजिए 4 की जगह मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 2, क्योंकि मुझे बात करनी है 2,1 के लिए। सो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1, और 2 1 से छोटा नहीं होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, 2 1 से छोटा होता ना 1 के बराबर होता। तो 2,1 का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो रिलेशन में नहीं जाएगा। तो ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ना ये रिलेशन मेरा होगा रिफ्लेक्सिव। थर्ड कंडीशन मेरे पास रहती है ट्रांजिटिव वाली। थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या रहती है, ट्रांजिटिव वाली। सो अब मुझे चेक करना है कि जो मेरा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। उसके लिए भी मैं 2 ऑर्डर्ड पेयर लेके चलूँगा पहले से ही, उसके लिए भी मैं 2 ऑर्डर्ड पेयर पहले से ही लेके चलूँगा। तो मैंने एक तो लिया एक मैंने लिया लेट 3,2 बिलोंग्स टू R एंड 3,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,1.5 बिलोंग्स टू R, 2,1.5 बिलोंग्स टू R। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 3,2 रिलेशन से लिया ऑर्डर्ड पेयर, 2,1.5 रिलेशन से लिया। अगर मुझे इसको ट्रांजिटिव दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3,1.5 का ऑर्डर पेयर मुझे कहाँ भेजना पड़ेगा, रिलेशन में भेजना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जो है 1.5 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25। क्या 3 2.25 से छोटा होगा, नहीं होगा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3,1.5 का ये रिलेशन में नहीं जाएगा। सो जो आपका रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। सो रिलेशन R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। सो इस तरीके से हमने आज रिलेशन का बेसिक समझा, और ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की इसके अंदर हम कॉन्टीन्यूसली वीडियो डालेंगे, ठीक है। हमने इसका बेस कंप्लीट किया और हमने क्वेश्चंस को भी कंप्लीट किया, लेकिन अभी रिलेशन के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए। कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, और उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन के ऊपर भी। हम फंक्शन के बेसिक्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे और फंक्शन के टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फंक्शन किस किस तरह का हो सकता है, और फिर हम फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। सो तब तक के लिए आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आई विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच।